नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गेट पर। आज हम कक्षा 10 विज्ञान का एक ऐसे चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो न केवल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे जीवन में भी बहुत ज़रूरी है। तो उसका नाम है पर्यावरण। तो इस वीडियो के अंत तक देखने के बाद आपको इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है? तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण, ठीक है? हमारा पर्यावरण। तो हमारा जो पर्यावरण है, परितंत्र, इकोसिस्टम, जो हमारा इकोसिस्टम है, किसी क्षेत्र के सभी जीव जैसे जैव घटक तथा निर्जीव अजैव घटक मिलकर एक इकाई बनाते हैं जिसे हम लोग परितंत्र कहते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर है जैव घटक, जीव और निर्जीव, ये सब मिल करके जो एक इकाई बनाता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परितंत्र, इको सिस्टम, ठीक है? इसी को हम लोग पर्यावरण, पर्यावरण जो है जैसे हम लोग का भी आसपास जो है ना, जैसे वायु हो गया, पेड़ पौधा हो गया, सब मिल करके जो एक इकाई जो बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं परितंत्र, ठीक? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब परितंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है? एक होता है जैव घटक। जैव घटक जो है जैसे पौधे, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, ठीक है? ये सब हो गया जैव घटक। जैव घटक का मतलब होता है जिसमें प्राण हो, जो चल सके खुद बाय खुद, जानवर, पेड़ पौधा, मनुष्य, ठीक है? और होता है एक अजैव घटक जिसमें जीव ना हो, जिसे हम लोग निर्जीव बोलते हैं, ठीक है? इसमें हो गया जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, सूर्य हो गया, के प्रकाश, तापमान, ये सब जो है ये सब निर्जीव होता है, ठीक? तो परितंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है, एक जैव घटक, एक अजैव घटक, ठीक है? अब परितंत्र के प्रकार, ठीक है? परितंत्र जो है हम लोग का इकोसिस्टम है वो कितने प्रकार का है, अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक होता है प्राकृतिक परितंत्र, ठीक? प्राकृतिक परितंत्र जो है जो प्रकृति में अपने आप मौजूद होते हैं, ठीक है? जो क्या है इसमें, जो प्रकृति में अपने आप मौजूद होते हैं, जैसे जंगल हो गया, सागर हो गया, झील हो गया, ठीक है? ये जंगल हो गया, ये सागर हो गया। उसके बाद दूसरा में आ जाएगा कृत्रिम मानव निर्मित परितंत्र, ठीक है? 2 मानव निर्मित परितंत्र। इसमें प्रकृति में क्या हो गया, एक जंगल, झील और सागर, ठीक है? जंगल जो है ये मनुष्य द्वारा तो बनाया नहीं जाता है, ये जो है ये प्रकृति द्वारा हम लोग को मिला हुआ है। और सागर जो है ये भी, और झील, तो ये सब क्या है, जो प्रकृति द्वारा मिलता है हम लोग को, वो है प्राकृतिक परितंत्र, ठीक है? प्राकृतिक इकोसिस्टम। और दूसरा है कृत्रिम मानव निर्मित परितंत्र। कृत्रिम जो है जैसे इनमें इंसान ने बनाया है, जो इंसान ने बनाता है ना उसे हम लोग बोलते हैं कृत्रिम, ठीक है? जैसे कि खेत, खेत जो है, खेत कौन बनाता है? आदमी बनाता है या प्रकृति द्वारा दिया गया है? नहीं ना, खेत जो है वो इंसान बनाता है। बगीचा जो है वो कौन बनाता है? वो भी इंसान बनाता है, ठीक है? एक्वेरियम ये भी इंसान बनाता है। ये खेत हो गया, और ये क्या हो गया, ये बगीचा हो गया। तो हमने अभी देखें कि जो हम लोग का परितंत्र है वो दो प्रकार का होता है, इकोसिस्टम। एक हो जाएगा जैव घटक जिसमें जीव रहता है, जिसमें प्राण होता है, पेड़ हो गया, जानवर हो गया, मनुष्य हो गया और सूक्ष्म जीव हो गया। और दूसरा में क्या देखें हम, अजैव घटक, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश और तापमान। इस सब में कुछ प्राण रहता है? नहीं ना। उसके बाद क्या था, परितंत्र के प्रकार है, एक में आ गया प्राकृतिक और दूसरा में आ गया कृत्रिम, ठीक है? प्रकृति में क्या क्या आ गया, जंगल, सागर और झील। और कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है उसमें क्या आ गया, खेत, बगीचा, एक्वेरियम, ठीक है?
अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है जैव घटकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैव जो घटक जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब वो देख लेते हैं। इसमें है कि जीवन जीने के तरीके के आधार पर जीवों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितना श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, तो 3 श्रेणी कौन कौन है वो जान लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा उत्पादक। ठीक है, प्रोड्यूसर। उत्पादक जो है वो ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में खुद बनाते हैं। उत्पादक जो है ये क्या करता है, ये अपना भोजन जो है सूर्य में सूर्य के प्रकाश में खुद बनाते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण। तो ये क्या हो गया? उत्पादक। ठीक है, उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं हरे पौधे और नील हरित शैवाल। ठीक है, हरे पौधे जो होते हैं वो खाना जो है खुद ब खुद फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाता है, खुद ब खुद सूर्य का प्रकाश से बनाता है। जैसे ये जो है ये हरे शैवाल है। ठीक है, और ये हो गया पेड़ पौधा जो कि खाना खुद ब खुद बना रहा है। ये भी वही हो गया फोटोसिंथेसिस, ये पेड़ है। ठीक, तो फर्स्ट में क्या आ गया? उत्पादक। ठीक है, जो कि अपने आप भोजन सूर्य के प्रकाश से खुद बनाते हैं। ठीक है, ये अपने आप बनाता है और पेड़ पौधा अपने आप बनाता है। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है 2 में उपभोक्ता। ठीक है, कंज्यूमर्स। 2 में क्या हो गया? उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। ये अपने भोजन के लिए पौधे या दूसरे जानवरों पर निर्भर होता है। इसमें क्या है कि ये अपने भोजन के लिए पौधे या दूसरे जानवरों पर निर्भर होता है। ठीक है, इस प्रकार है। एक आ गया शाकाहारी। ठीक है, उपभोक्ता जो है वो क्या था, ये अपने भोजन के लिए पौधे या दूसरे जानवरों पर निर्भर होते हैं। तो इसका प्रकार है, एक है शाकाहारी, जैसे कि गाय। गाय जो है, गाय क्या घास खाती है। ठीक है, गाय घास खाती है, तो ये शाकाहारी हो गया। अब दूसरा में है मांसाहारी। मांसाहारी में क्या आ जाएगा? शेर, चीता, ये सब मांसाहारी। ये सब क्या है, जंगल में क्या करता है शेर? हिरण सब और छोटे जो जानवर जो रहता है उसको मार करके खाते हैं। तो ये क्या है कि दूसरे जानवर पर निर्भर रहता है, अपने पेट को भरने के लिए दूसरे जानवर पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो वो आ गया उपभोक्ता, कंज्यूमर। ठीक है, ये मांसाहारी। और एक में शाकाहारी, गाय था, गाय शाकाहारी होती है। ठीक है, उसके बाद 3 में है सर्वाहारी। सर्वाहारी में कौन आ जाएगा बताओ? मनुष्य। मनुष्य जो है वो सर्वाहारी है। ठीक है, वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों चीज खाते हैं। जब दोनों चीज जो खाता है ना, दोनों चीज जो खाता है, ठीक है, उसे हम लोग सर्वाहारी, मनुष्य। मनुष्य दोनों चीज खाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया एक 4 में आ गया परजीवी। ठीक है, परजीवी, परजीवी। इसका यहाँ पर जैसे ये क्या है मालूम है? अमर बेल। अमर बेल जो है, अमर बेल। ठीक है, अमर बेल ये परजीवी दूसरे पर निर्भर रहता है। तो उपभोक्ता के बारे में समझ गया। ये कितने प्रकार का होता है? 1 2 3 4। फर्स्ट में आ जाएगा शाकाहारी, दूसरा में मांसाहारी, तीसरा में सर्वाहारी और चौथा में परजीवी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है अपघटक। ठीक है, नेक्स्ट में है अपघटक। अपघटक, अपघटक में है ये मरे हुए जीवों और सड़े गले पदार्थों को खाते हैं और इन्हें सरल खाद में बदल देते हैं। ये क्या है? इसमें क्या है? अपघटक में क्या बोल रहा है कि ये जो है मरे हुए जीवों और सड़े गले पदार्थों को खाते हैं और उन्हें सरल खाद में बदल देता है। तो उदाहरण में आ गया इसका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है
वो, और कवक फंगी, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो सड़ला गला जो रहता है वो खाता है पदार्थ को, और कवक भी है हो गया, ठीक है। जैसे ये क्या है, बैक्टीरिया है। जैसे हम लोग मशरूम भी बोलते हैं ना, मशरूम, तो वो भी ना दूसरे पर निर्भर रहता है। मशरूम देखना कि किसी चीज पर निकला हुआ रहता है, तो उसको चीज को खाने के लिए, ठीक है, ये दूसरे पर ही निर्भर रहता है, ठीक। अब नेक्स्ट में आ गया आहार श्रृंखला और ऊर्जा के प्रभाव, ठीक है, फूड चेन एवं एनर्जी फ्लो, ठीक। अब इसमें आ गया कि प्रकृति में हर जीव भोजन के लिए किसी न किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। सही बात है। प्रकृति में हर जीव भोजन के लिए किसी न किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। इसी निर्भरता से एक कड़ी बनती है जिसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग भी भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं ना, क्या है बताओ। अपने आप तो खुद तो खाना, ऐसे तो दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए। फर्स्ट में आहार श्रृंखला, ठीक है। फूड चेन, फूड चेन क्या है, अब इसके बारे में जानेंगे। फूड चेन क्या है। फूड चेन जो है जीवों की वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं, आहार श्रृंखला कहलाती है। इसमें क्या है, जीवों की वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं, आहार श्रृंखला कहलाता है। जैसे ये हिरन कैसे बनाता है, अच्छा ये मछली है, ठीक है, ये मछली बन गया, तो मछली को मार करके मनुष्य ने खा लिया, मनुष्य ने खा लिया, खाया ना। तो इसमें क्या है कि एक चेन बना, ये इसको खाया, और ये मछली जो है, मछली ने भी कोई तालाब के अंदर, पानी के अंदर कुछ ना कुछ दूसरा छोटा जीव को खाया होगा, ठीक है। तो एक चेन बनता है, ठीक है। उस चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला, ठीक है, आहार श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं, उदाहरण में कि यहाँ पर जो है ये क्या है, घास है, घास खरगोश खा रहा है, खरगोश देखो यहाँ पर सांप है, और सांप खरगोश चूहा ये सब देखो, घास को चूहा खा रहा है, चूहा को सांप खा रहा है, सांप को ये बाज खा रहा है, ठीक है। तो ये जो चेन है, ठीक है, प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, उसके बाद थर्ड कंज्यूमर हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब एक में है, 2 में है पोसी एस्टर, ठीक है, 2 में है पोसी एस्टर। इसमें क्या था, आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला, फूड चेन, पोसी एस्टर, ठीक है। आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण या पायदान को पोसी स्तर कहते हैं। इसे अक्सर एक पिरामिड के रूप में दिखाया जाता है। अभी हम एक दिखाए ना, तो उसमें क्या है कि अक्सर यह एक पिरामिड के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। एक में आ गया प्रथम पोषी स्तर उत्पादक, जैसे पौधा हो गया, ठीक है। ये पेड़ पौधा जो हो गया, पेड़ पौधा जो हो गया वो क्या हो गया, वो उत्पादक है। वो हो गया, वो जो आ जाता है ना, वो प्रथम पेशी स्तर में, ठीक है। दूसरा में आ गया द्वितीय पोषी स्तर, शाकाहारी जीव, शाकाहारी, जैसे गाय, ठीक है। और तीसरा में आ गया छोटे मांसाहारी। छोटे मांसाहारी में कौन कौन चीज आ जाएगा, बताओ। जैसे कुछ टिंडे, चूहा, ये सब जो आ गया ये छोटे मांसाहारी है। उसके बाद है चतुर्थ पोषी स्तर, बड़े मांसाहारी, जैसे शेर, बाज, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं इसका जो पिरामिड जो है, इस पिरामिड में हम लोग देखते हैं कि नीचे में क्या है, नीचे में प्रोड्यूसर, ठीक है,
घास हो गया, घास है ना, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो घास जो है, घास को किसने खाया? खरगोश ने। खरगोश को किसने खाया? सांप ने। और सांप को किसने खाया? बाज ने। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी, फर्स्ट। और ये हो गया, नहीं ये तो प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये 1 हो गया। एक सेकेंड रुको। फर्स्ट में क्या आ गया? पिरामिड के नीचे में क्या आ गया? प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रथम, पोषी, स्तर। इसमें आ गया घास, घास सब आ जाता है। अब सेकंड में प्राइमरी में क्या आ गया? इसमें आ गया खरगोश, घास को खरगोश ने खाया। उसके बाद आ गया सेकेंडरी, तो फिर खरगोश को किसने खाया? सांप ने। फिर सांप को किसने खाया? बाज ने। तो मांसाहारी जो है ना, वो सबसे ऊपर में रहता है। ठीक है, मांसाहारी सबसे ऊपर में रहता है। ये जानना है। ठीक है, जैसे जैसे इसमें ना, जैसे जैसे इसको खाते चला जाएगा, वैसे वैसे एनर्जी लॉस्ट होता चला जाएगा। ठीक है, एनर्जी कम होता चला जाएगा। इसमें एक वैज्ञानिक ने कुछ नियम दिए थे। ठीक है, ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने। ऊर्जा का 10%, यह जो है ना, यह परीक्षा के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इससे क्या करना है, एकदम सबसे अच्छा तरीका से इसको समझना है। अगर ये नहीं समझोगे ना तो दिक्कत होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न इससे पूछा जाता है। 10% ऊर्जा किसने दिया था? किसने दिया था? लिंडमैन ने। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे से कि ये जो है लिंडमैन ने क्या दिया था इस नियम में, अपना नियम में। सबसे पहले है, यह जो टॉपिक है ना, यह टॉपिक बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसको एकदम याद ही रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, जब इसका इसका डेफिनेशन अब देख लेते हैं। जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर तक पर जाती है तो केवल 10% ऊर्जा ही अगले जीव को मिलती है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि जब जब ऊर्जा एक स्तर से जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है तो केवल 10% ऊर्जा ही अगले जीव को मिलती है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? 10% ऊर्जा ही मिलता है। ठीक, जैसे और बाकी जो 90% जो है ना, बाकी 90% ऊर्जा अपनी गतिविधियों, सांस लेना, चलना, पाचन और ऊष्मा हीट के रूप में वातावरण में चली जाती है। ठीक है, 90% ऊर्जा जो है ना वो खत्म हो जाता है, 10% ही ऊर्जा मिल पाता है। ठीक है, इसका उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि एक घास है, घास के पास 1000 जूल है। अगर घास के पास 1000 जूल है तो इसको खाया हिरन ने खाया, तो इसका 10% कितना होगा? 1000 का 10% कितना हुआ? 100। तो देखो यहाँ पर देखो, घास के पास था 1000 जूल, तो हिरन ने खाया घास को, तो हिरन को कितना ऊर्जा मिला? 10%, तो 100। अब हिरन जो है, हिरन को किसने खाया? शेर ने, तो शेर को कितना मिला? 10 ऊर्जा। ठीक है, बाकी जो 90% ऊर्जा है वो कहाँ पर चला जाता है? यहाँ पर देखो, सांस लेना, चलना, पाचन और हीट के रूप में। ठीक है, तो वहाँ पर ऊर्जा 90% जो ऊर्जा है वो चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक आहार श्रृंखला में 3-4 से ज़्यादा स्तर नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि 3-4 से ज़्यादा स्तर नहीं होते हैं, क्योंकि ऊपर पहुँचते पहुँचते ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। ऊपर पहुँचते पहुँचते बहुत ऊर्जा। उसके बाद देखो, शेर जो है, शेर अगर शेर को
कोई खाएगा, तो 10% ऊर्जा अगर यहाँ से 1000 था, 1000 से 100, 100 से 10, तो 10 से फिर कितना आ जाएगा? 0। तो इसीलिए इसमें क्या है कि 3-4 से ज़्यादा स्तर नहीं होते हैं, ठीक है? क्योंकि ऊपर पहुँचते-पहुँचते सारा ऊर्जा खत्म हो जाता है, ठीक है? तो लिंडमैन ने यही नियम दिया था, 10% जो है नियम इन्होंने दिया था, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये एकदम आधी रखना है एग्जाम में। ये एक चेन बनाने दे देगा एग्जाम में कि 10% ऊर्जा को समझाओ और उसका कुछ डिफिनेशन दो, ठीक है? तो कर लेना है ना ये सब। अब नेक्स्ट में है जैव आवर्धन, ठीक है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है? अब इसमें क्या है कि जैव आवर्धन क्या है, इसका परिभाषा क्या है आप जानते हैं। जब हानिकारक रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशक, डीडीटी, पारा आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक पोषी स्तर पर उनकी आर्द्रता मात्रा जो है बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं, ठीक है? तो जैव आवर्धन क्या हो गया? जब हानिकारक रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशक, डीडीटी, पारा आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक पोषी स्तर पर अपनी सांद्रता मात्रा जो है बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं, ठीक है? और यह जो है यह काम कैसे करता है, अब ये देख लेते हैं इसकी प्रक्रिया जो है कैसे काम करता है, ये देख लेते हैं। जैसे कि खेत में प्रयोग, ठीक है? किसान अपनी फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए डीडीटी या अन्य कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसान जो है उसका खेत में अगर कीड़ा लग जाएगा उसका फसल में, तो क्या करेगा वो? उसको बचाने के लिए उसमें कीटनाशक तो दवाओं का छिड़काव तो करबे करेगा, ठीक है? अब दूसरा में आ गया मिट्टी और पानी में मिलावट। मिट्टी और पानी में मिलावट भी आजकल होने लगा है। ये रासायनिक मिट्टी में मिल जाते हैं, ये जो है ना ये रसायन जो है मिट्टी में मिल जाता है या बारिश के पानी के साथ बहकर तालाबों और नदियों में पहुंच जाते हैं। सही बात है। जैसे मान लो कि कोई फैक्ट्री है, ठीक है? कोई फैक्ट्री है, उसका जो वेस्ट जो है ये नदी पार हो रहा है, तो उसका वेस्ट जो क्या है नदी में फेंक देता है, ठीक है? जिससे क्या होता है उसका रसायन जो मिट्टी में मिल जाता है और बारिश के पानी के साथ तालाब में चल जाता है। ये गलत बात है, ठीक है? और दूसरा में क्या आ गया, अब थर्ड में, रुको इसको मिटाने का पहले। अब देखो आहार श्रृंखला में प्रवेश, ठीक है? पौधे के माध्यम से ये रसायन शाकाहारी जीवों में और फिर मांसाहारी जीवों में पहुंच जाता है, ठीक है? कैसे? जो जैव आवर्धन है, जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है जैव आवर्धन, वो देखो पहले तो खेतों में प्रयोग में किसानों अपने फसलों को बचाने के लिए जो कीटनाशक का छिड़काव करता है ये काम इसके माध्यम से चला जाता है। दूसरा में क्या है कि ये रसायन मिट्टी में मिल जाता है या बारिश के पानी के साथ बहकर तालाबों या और नदियों में पहुंच जाते हैं। और तीसरा में क्या है कि यह हर श्रृंखला में प्रवेश, ठीक है? पौधे के माध्यम से यह रसायन शाकाहारी जीवों और फिर मांसाहारी जीवों में पहुंच जाते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है 4 में मात्रा की बढ़ना, चूंकि ये रसायन अजैव निम्न निम्नकरणीय, ठीक है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है? ये क्या है? 4 में है मात्रा का बढ़ना, चूंकि ये रसायन जो है अजैव निम्नीकरणीय होते हैं, यानी ये शरीर में पचते नहीं है, इसलिए ये हर स्तर पर जमा होते जाते हैं, ठीक है? ये जो है ये हर हम लोग का शरीर में हर स्तर पर पहुंचते जाता है,
क्योंकि ये शरीर में पचते नहीं है। ठीक है, अब इसका मनुष्य पर प्रभाव, इसके बारे में देख लेते हैं। मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। मनुष्य पर, चूंकि मनुष्य किसी भी आहार श्रृंखला में टॉप पर आते हैं। ठीक है, मनुष्य जो है टॉप पर आता है, इसलिए इन हानिकारक रसायनों की सबसे अधिक मात्रा हमारे शरीर में जमा हो जाता है। अभी ये सब देख लो ना कि सही बात है कि सब सारा चीज अब जो आने लगा है, सारा चीज मिलावट आने लगा है, तो उसमें इसका जो हानिकारक रसायन जो है वो आजकल क्या होने लगा है, हम लोग का शरीर में ही जमा होने लगा है। ठीक है, यह है मनुष्य का प्रभाव। उस उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं कि यदि मछली में थोड़ा जहर है, अगर मान लो कि कोई मछली है, ठीक है, उसमें जहर है, और एक इंसान बहुत सारी मछलियां खाता है, तो सारा जहर इंसान के शरीर में इकट्ठा हो जाएगा और आदमी खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रभाव आता है। मनुष्य में थोड़ा सा जहर भी रहेगा और इंसान बहुत सारा मछली खा लेता है, तो क्या होगा, इंसान खत्म। ठीक है, इंसान खत्म। तो इसलिए अगर कहीं पर भी कोई मछली सब बेच भी रहा है ना, तो उसको पहले देख लेना है कि मछली ठीक ठाक है या नहीं है। ठीक है, तब लेना है, नहीं तो ऐसे नहीं कि जो आया ले लिए। देख रहे हो, इतना इतना आजकल होने लगा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है ओजोन परत का क्षरण। ठीक है, ओजोन परत के बारे में अब हम लोग जानते हैं। ओजोन परत क्या है। ओजोन परत क्या है, कोई बता पाएगा। तुम रे, मालूम है ना, मालूम है, समझ रहे हैं, ध्यान कहीं तुम लोग का और अलग जगह पर चल रहा है। अभी एग्जाम का टाइम है और इधर उधर ध्यान देता है तुम। पढ़ने का तो मन ही नहीं लगता है। चलो देखो, ओजोन जो है वो O3 गैस की एक परत है जो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी हिस्से समताप मंडल, ठीक है, कहाँ पर है, पृथ्वी के समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है, सबसे वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है। ओजोन, ये ओजोन का सूत्र है। ठीक है, क्या है ये, ओजोन का सूत्र है, याद रखना है। देखो इसका कार्य देखो, इसका कार्य देखो, यह जो है सूर्य के हानिकारक पारा बैंगनी विकिरण यूवी जो रे है ना, वो सोख लेती है और इन्हें पृथ्वी तक पहुंचाने से रोकती है। ठीक है, पहुंचने से रोकती है। ये क्या काम करता है कि ओजोन परत जो है ना, यह सूर्य की हानिकारक किरण जैसे पाराबैंगनी किरण विकिरण जो है ना, यूवी रे जो है, उसको सोख लेती है और उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो ये हम लोग का पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर ये है, हो गया समताप मंडल। ठीक है, यहाँ पर एक लेयर है, लेयर है ना, यहाँ पर जो लेयर है वो ओजोन परत का जो है वो O3 होता है और यहाँ से यूवी रे 1 आ रहा है, यूवी रे बी आ रहा है। ठीक है, और यूवी रे सी आ रहा है। ठीक है, तो इसको जो रोक करके और फिर पुनः वापस जो, ठीक है रुको देखो, ये इधर से आया और फिर इधर से लौटा दिया और फिर इधर से आया फिर इधर से लौटा दिया। ठीक है, इसको जो लौटा करके और कुछ जो यहाँ पर जमा होकर के शौक जो लेते हैं ना, उसको हम लोग ओजोन परत बोलते हैं, ओजोन लेयर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का सूर्य, दो आंख बना देते हैं इसको, ये हो गया सूर्य और ये हो गया हमारा प्यारा पृथ्वी। ठीक है, अब देखो ओजोन का निर्माण, ओजोन जो परत है
फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसका, ठीक है, ओजोन परत कैसे बन रहा है, अब वो हम लोग देखते हैं। देखो वायुमंडल में, वायुमंडल जो है, वायुमंडल की ऑक्सीजन जो है O2, वायुमंडल की ऑक्सीजन जो है O2 जो है, उसमें क्या हो रहा है, जब यूवी किरण पड़ती है तो वह टूट जाता है। क्या हो रहा है, वो टूट जाता है, टूट करके जब टूट जा रहा है तो फिर एक ऑक्सीजन बन जाती है। फिर यह स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु O2 के साथ मिलकर O3 बनाता है, ठीक है, O2 के साथ मिलकर O3 बनाता है। तो इसे हम लोग, जैसे ये O2 हो गया, ये यहाँ UV रे हो गया, ठीक है, उसके बाद ये दो ऑक्सीजन यहाँ पर है, उसके बाद ये UV रे हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि इसको तोड़ दिया, ये एक ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन तोड़ दिया, ठीक है, और एक दूसरे के साथ ला रहा है, ठीक है, तो दूसरे के साथ जब ला रहा है, एक मिनट रुको, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, तो आ रहा है, तो इसके बाद क्या हो गया, दो यहाँ पर है, एक यहाँ पर आ रहा है, जो पिछला जो यहाँ पर मौजूद है उसके मिल करके ये तोड़ रहा है, तोड़ करके दूसरा तोड़ रहा है, प्लस एक 2 इधर और एक यहाँ पर मिल करके ये बन गया O3। तो O3 जो है ये है ओजोन, ठीक है, तो ये याद रखना है कि ओजोन जो है, ओजोन का सूत्र अगर एग्जाम में पूछेगा ना तो O3, ठीक है, ये याद रखना है एग्जाम में। अब हम लोग देख लेते हैं ओजोन जो परत है ना, ओजोन परत को खतरा, अभी ओजोन परत में बहुत खतरा बढ़ गया है, ठीक है, ओजोन परत को खतरा अभी किस चीज से है हम लोग वो देखते हैं। ओजोन परत के पतले होने का मुख्य कारण जो है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसका मुख्य कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत जो है ना अभी बहुत पतले हो रहे हैं, ठीक है, उसका मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है, ये क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ना, वो हम लोग का फ्रिज, ठीक है, फ्रिज और एयर कंडीशन AC, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो वहाँ पर फ्रिज चाहिए, AC चाहिए, ठीक है, तो उससे जो गैस जो निकलता है ना, वो गैस जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो सीधे आकाश में चला जाता है और वहां पर जाकर के ओजोन परत को ये खतरा बढ़ा रहा है। जैसे बोलता है ना कि कोई दूसरा आ जाने से खतरा बढ़ रहा है, ठीक है, तो वही खतरा यहाँ पर बढ़ रहा है। जैसे ये तुम हो, तो तुम्हारा लाइफ बहुत अच्छा से चल रहा है, ठीक है, ठीक, उसके बाद क्या हुआ, कोई दूसरा आकर के तुम्हारे साथ मिल गया, तो अब क्या हुआ कि तुम्हारा लाइफ जो है, अभी जो जिस तरीका से तुम जी रहे हो उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो उसी प्रकार ये जो है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन परत को पतला कर रहा है, ठीक है, जैसे आया तुम्हारा बंदी आ गया, तो वो क्या किया, हमको ये शॉपिंग कराओ, हमको वो शॉपिंग कराओ, ठीक है, तो पैसा जो है घटबे करेगा, तो यही काम यहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के साथ कर रहा है, ठीक है। ओहो सॉरी, अभी तो तुम लोग 10 में हो, तुम लोग तो अभी सिंगल हो, ये कहाँ समझ पाओगे। देखो इसका नुकसान देखो, इसको मिटाने दो, इसका नुकसान देखो, इसका नुकसान है यदि अजी बोल देते हैं, बताओ, यदि ओजोन परत खत्म हो जाए, यदि ओजोन परत जो है खत्म हो जाए तो क्या होगा, तो यूवी किरणें से मनुष्य में त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर, मोतियाबिंद और पौधे को भारी नुकसान होगा, ठीक है। यदि ओजोन परत जो है वो खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, यूवी जो किरण है वो मनुष्य के त्वचा पर पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, कैंसर हो जाएगा, उसके बाद मोतियाबिंद हो जाएगा और पौधे को भारी नुकसान पड़ेगा।
ठीक। अब देखो इसका बचाव का उपाय, देखो बचाव का उपाय, ठीक है। देखो 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ। क्या हुआ? एक समझौता हुआ। कब हुआ? 1987 में, जिसमें CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन के उत्पादन को रोकने में सहमति बनी। ठीक है, बहुत देश मिल करके क्या किया? एक बैठक किया। उस बैठक में क्या किया कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ना, उसको कम करने के लिए एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी का नाम क्या है? UNEP। तो हम लोग कहाँ पर थे अभी? UNEP के बारे में। ठीक है, UNEP के बारे में थोड़ा सा अच्छा से जान लेते हैं। UNEP इसका गठन 1972 में हुआ, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए 1987 में बैठक हुआ, जिसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए कम करने के लिए बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नैरोबी, केन्या। नैरोबी केन्या में है। ठीक है, अभी वर्तमान में। और ये इसका स्थापना किसने किया था? यूनाइटेड नेशन ने किया था। ठीक है, इसका स्थापना किसने किया था? यूनाइटेड नेशन ने किया था। तो सबसे पहले इसका UNEP जो है ना, ये 5 जून 1972 में किया था। तो हम लोग 5 जून को ही पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं, पर्यावरण जो दिवस मनाते हैं ना 5 जून, इसी तो UNEP का स्थापना हुआ, उसी स्थापना दिवस पर हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है कचरा प्रबंधन। ठीक है, कचरा वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन के लिए। तो चलो, हमारे जीवन शैली बदलने के साथ कचरे की मात्रा भी बहुत बढ़ गया है। क्या हुआ है कि हमारी जीवन शैली बदलने के साथ कचरे की मात्रा भी बहुत बढ़ गया है। ये सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जा रहा है वैसे वैसे कचरा का भी उपयोग होते जा रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो इसका जो है 1 में आ जाएगा कचरे के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ वेस्ट। कचरा जो है ना, वो भी कोई ना कोई प्रकार तो होता ही है। ठीक है, तो फर्स्ट में आ जाएगा कचरे के प्रकार। एक में आ जाएगा, ये जो है कचरे को उनके गलने की क्षमता के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। ये वेस्ट ऑफ टाइप ऑफ वेस्ट जो है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो भागों में बांटा गया है किसके आधार पर? उसके गलने की क्षमता के आधार पर। ठीक है, तो फर्स्ट में आ जाएगा जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय वे पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों, बैक्टीरिया और कवक द्वारा अपघटित होकर सरल पदार्थों में बदल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, जैसे अभी छोटा छोटा जीव जो है बैक्टीरिया सब मर करके वो अपघटित होकर के उसका सरल पदार्थ जो है बदल जाता है और मिट्टी में मिल जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, इसका उदाहरण देख लो, फलों और सब्जियों के छिलके, कागज, सूती कपड़ा और जूट, गोबर, ये सब जो है ना, ये सब ये सूक्ष्म जीव है। इसका छिलका, ये सब कचरा, ये इसका वेस्ट पदार्थ है, फलों का सबका। तो ये जब डिकम्पोज हो करके
अब घटित हो करके तो क्या होगा, ये जमीन में मिल जाएगा, सरल पदार्थ में मिल जाता है। इसका कुछ फायदा भी है। फायदा है, इनसे खाद बनाई जाती है, इनसे खाद बनाया जाता है। जैसे हम लोग खेत में ही उपयोग करते हैं ना खाद सब, जैसे गोबर हो गया, गोबर सबसे अच्छा भी है, तो इसको हम लोग खाद के रूप में भी उपयोग करते हैं। ठीक है। अब दूसरा में है अजैव निम्नीकरणीय। ठीक है। दूसरा में क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। अब ये है, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं होते हैं और लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। ठीक है। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं होते हैं और लंबे समय तक पर्यावरण में बने होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अजैव निम्नीकरण, मतलब कभी नहीं डिकम्पोज होने वाला है। ठीक है। इसका उदाहरण में है प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच, धातु के टुकड़े जैसे लोहे की कीलें, ये सब फाइबर। ठीक है। नुकसान इसका देख लेते हैं। नुकसान में ये है, ये मिट्टी और जल प्रदूषण फैलाते हैं और जानवरों के शरीर में जाकर उन्हें बीमार कर देते हैं। सही बात है, क्योंकि अगर कोई प्लास्टिक किसी मनुष्य या किसी जानवर के अंदर अगर चला जाएगा तो क्या होगा, उस मनुष्य या जानवर के शरीर में जाकर बीमार कर देगा। ठीक है। थर्ड में आ जाएगा कचरा निपटाने के तरीके। ठीक है। डिस्पोजल मेथड। तो अगर कचरा अगर उत्पन्न कर रहे हैं तो उसको कम करने के लिए भी ना कुछ होगा। ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। कचरे को सही तरीके से ठिकाना लगाना जरूरी है। इसके कुछ मुख्य तरीके हैं। कचरा जो है उसको खत्म करने के लिए कुछ तो तरीका होगा ना, तो उस तरीका के बारे में देख लेते हैं। एक है लैंड फिल्स। ठीक है। लैंड फिल्स, निचले इलाकों में कचरे को डालकर मिट्टी से दबा देना। ठीक है। अगर घर में कचरा है तो उसको क्या करना है कि गड्ढा करके नीचे गाड़ देना है। ठीक है। अब दूसरा में आ जाएगा पूर्ण चक्रण, रिसाइकलिंग, पुराने प्लास्टिक, कांच और धातु को पिघलाकर नया सामान बनाना। थर्ड में आ जाएगा कंपोस्टिंग। ठीक है। जैविक कचरे जैसे छिलके और गड्ढे में डालकर खाद बनाया जाना। ठीक है। डी में आ जाएगा भस्मीकरण, कचरे को बहुत ऊंचे तापमान पर जलाना। ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण में आ जाएगा अस्पताल के कचरे के लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है। अस्पताल में सबसे ज़्यादा देखना दवाई सब का कचरा सब रहता है ना, उसको ख़त्म करने के लिए उच्च तापमान पर जला देंगे, क्या होगा, वो कचरा साफ हो जाए। लेकिन पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ जुगाड़ चाहिए। अब आ जाएगा कचरा 5R सिद्धांत। 5R सिद्धांत क्या है, 5R मतलब आर जो है ना 5 प्रकार का। ठीक है। 5R सिद्धांत, द 5R प्रिंसिपल। ठीक है। इसमें है पर्यावरण को बचाने के लिए ये 5 मंत्र सबसे जरूरी है। पर्यावरण देखो, सुनो, शपथ लो अभी कि हमको पर्यावरण बचाना है। ये 5 जो आर है ना, ये सबसे रामबाण है। ठीक है। पर्यावरण को बचाने के लिए फर्स्ट में आ जाएगा रिफ्यूज, इनकार। ठीक है। प्लास्टिक बैग लेने से इनकार करो, मना करो, हमको प्लास्टिक बैग नहीं चाहिए। कहीं भी दुकान में जाओ, अगर प्लास्टिक बैग दे तो बोलो कि हमको प्लास्टिक बैग नहीं चाहिए। ठीक है। अब बी में है रिड्यूस, कम करना, कचरा कम से कम पैदा करना है। ठीक है। ये घर में भी और कंपनियों को भी करना चाहिए। कचरा जो है प्लास्टिक जो है ये सब कम करना चाहिए। सी में है रीयूज, पुनः उपयोग। ठीक है। रीयूज। ठीक है। रीयूज, पुनः उपयोग, पुरानी बोतलों या डिब्बों को दोबारा इस्तेमाल करना। जैसे घर में या कहीं पर भी पुराने बोतल सब रहता ना, उसको अगर वो ठीक ठाक है तो उसको हम लोग फिर से उपयोग करेंगे। ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो बताना। उसके बाद है रिप्रोस, प्रयोजन बदलना, टूटे कप और छोटे पौधे लगाना। छो टूटे कप में छोटे पौधे लगाना। अगर देखो घर में अगर कोई कप उप है, ठीक है, प्लास्टिक का या कुछ भी, तो उसमें क्या करो कि उसके अंदर
मिट्टी डालो और एक पौधा गाड़ दो, ठीक है। घर भी सुंदर, कचरा भी कम हो जाएगा और पर्यावरण भी ठीक रहेगा। उसके बाद ई में है रिसाइकिल, पुनर्चक्रण, ठीक है। रिसाइकिल, कचरे को रिसाइकल बिन में डालना, ठीक है। अगर जैसे कचरा सब रहता है ना कहीं पर कि यहाँ पर कचरा जैसे हर अलग अलग प्रकार का कचरा रहता है, तो जो कचरा जिसमें है उसी में डालना चाहिए, ठीक है, जिससे वो रिसाइकिल होकर फिर पुनः नया निर्माण कर देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो पूरा जो चैप्टर जो था वो खत्म हो गया, ठीक है। तो ये जो पर्यावरण जो है पूरा एक ही क्लास में पूरा खत्म हो गया, ठीक है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा तो सारा इस क्लास से आएगा, तो पूरा पढ़ लेना है और अच्छा से समझ लेना है। तो इसमें जो है ना एक 10% एनर्जी वो देख लेना है, और एक आ जाएगा ओजोन परत का सूत्र, ठीक है, O3, ये सब याद करना है, ठीक है। और अपना दोस्तों के पास भी शेयर कर देना है, ठीक है। ज्ञान से उड़ान तक। थैंक यू। तो क्लास कैसा लगा ये बताना मैसेज में, कमेंट बॉक्स में बताना, और अपने दोस्तों को भी बताना। थैंक यू।